अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सेक्शन 2 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। सर एज यू नो दैट सेक्शन 1 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड कहता है कि ये एक जनरल स्टैट्यूट है। आई मीन टू से इसका इतलाक़ पूरे मुल्क के ऊपर होगा। सर सेक्शन 2 सेक्शन 3 इन 4 ये इसकी एप्लीकेशन की बात करता है कि पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ किन लोगों के ऊपर होगा और कौन से टेरिटरी के ऊपर होगा। सर पाकिस्तान पिनल कोड की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आज हम देख रहे हैं जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है जो कि सेक्शन 2 में बताई गई है। सर सेक्शन 2 कहता है कि पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर कोई भी शख्स जब इस कोड की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ होगा। सर जी सेक्शन 2 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड कहता है, ये कहता है कि punishment of offences committed within Pakistan, ये सेक्शन 2 की हेडिंग है। कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। जब हम इस सेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं तो यहाँ पर कुछ की टर्म्स यूज़ हुए हैं, इसको समझेंगे एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द क्रस्ट ऑफ सेक्शन 2 कि एक्चुअली ये किन लोगों के ऊपर इनका इतलाक़ होगा और कौन कौन सी एरिया के ऊपर इसका इतलाक़ होगा। सर इसमें जो पहला वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ एवरी पर्सन। से क्या मुराद है? एवरी वर्ड क्यों यूज़ हुआ? पर्सन लफ्ज़ क्यों यूज़ हुआ? सर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ से मुराद क्या है? डाइसे, प्रोफेसर डाइसे के मुताबिक रूल ऑफ लॉ से मुराद कानून की बालादस्ती कब होगी कि व्हेन देयर इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड व्हेन देयर इज़ सुपरमेसी बिफोर लॉ। जब हम कानून में सब्सटेंटिव लॉ में ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इंसर्ट करते हैं तो ऐसे रूल ऑफ लॉ को बोला जाता है रूल ऑफ लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। तो सर एवरी पर्सन से मुराद ये रूल ऑफ लॉ को बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया है रूल ऑफ लॉ, मतलब तमाम लोग जो है वो बराबर यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। का मतलब है किसी की बात हो रही है जो रूल ऑफ लॉ का सेकेंड इंग्रेडिएंट है इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कहता है चाहे कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, जिस ज़ात पात, जिस फ़िरके से उसका ताल्लुक़ हो, जिस ट्राइब से उसका ताल्लुक़ हो, जिस कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ हो, जितना ही रिच क्यों ना हो, जितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ होगा। तो सर कहता है एवरी पर्सन। अब पर्सन से क्या मुराद है? वंस अगेन पर्सन की जब बात होगी तो पर्सन सेक्शन 11 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड डिफाइन करता है किसको? पर्सन को, कि व्हाट डज मीन बाय पर्सन। कीप वन थिंग इन योर माइंड, पाकिस्तान पिनल कोड में वर्ड पर्सन यूज़ हुआ है, नेशनल लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ है सेक्शन 2 में, ना पाकिस्तानी लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ना डोमिसाइल का वर्ड यूज़ हुआ है, ना सिटीज़न का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ना नेशनल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसको जो जुरिस्प्रूडेंशियली यानी कि जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच अप्लाई की गई है, पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो पर्सन दो तरह का सेक्शन 11 में डिफ़ाइन किया गया। वैसे जुरिस्प्रूडेंशियली देखा जाए तो पर्सन दो तरह का है, एक को हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन और दूसरे को बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो सेक्शन 11 है जहाँ पे पर्सन की डिफिनीशन बताई हुई है वो कहता है इंक्लूड, मतलब नेचुरल पर्सन तो है ही है। जो नेचुरल पर्सन होगा, लिविंग ब्रीथिंग पर्सन, वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा और इंक्लूड कर रहा है कुछ और चीज़ों को। इंक्लूड्स क्या है? 3 चीज़ों को ये इंक्लूड कर रहा है। नंबर 1 कहता है एनी कंपनी, एंड जब हम कंपनी की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो कंपनी जो बिज़नेस के लिए बने, एक मॉडर्न मोड ऑफ बिज़नेस है
कमर्शियल लॉ का टर्म है कि जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया जाता है। ऐसे मोड ऑफ बिजनेस को बोला जाता है कि ये कंपनी है। सरकार कोई कंपनी हो या एनी एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन। अब एसोसिएशन जनरल टर्म, जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज। ये कोई चैरिटेबल भी हो सकता है, ये बिजनेस का भी हो सकता है इन द शेप ऑफ ए पार्टनरशिप, और ये कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन भी हो सकता है। आई मीन टू से कोई एसोसिएशन, ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस के लिए बना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हो, मकसद उसका कोई भी हो सकता है। कोई कंपनी हो, कोई एसोसिएशन हो या बॉडी ऑफ पर्सन, एक से ज़्यादा एसोसिएशन के दरमियान कोई एग्रीमेंट है, कलेक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, बॉडी ऑफ पर्सन। तो सेक्शन 2 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो पर्सन को कह रहा है कि ये किन के ऊपर लागू होगा सर? ये लागू होगा पर्सन के ऊपर। अब पर्सन से मुराद कहता है, पर्सन सेक्शन 11 में डिफाइन है, इंक्लूड्स एनी पर्सन, एनी एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन। कहता है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, भले रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, मैटर नहीं करेगा, भले रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब रजिस्ट्रेशन इसकी क्या है? इमैटेरियल है। अगर कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड है भी तो भी पर्सन है, अगर नहीं भी है तो भी पर्सन है। सर ऐसा क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है कि जूरिस्प्रूडेंशियली देखा जाए पर्सन दो तरह का है, एक को हम नेचुरल पर्सन बोलेंगे, दूसरे को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, या लीगल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन। अब कानून किसको रिकॉग्नाइज करती है? पर्सन। ये लिखा होगा कि ये चीज़ें पर्सन है। अब कंपनी को कानून जो है वो पर्सन रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन उसके लिए शर्त रखी जा रही है कि वो रजिस्टर्ड हो एज अ कंपनी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन होगी तो वो पर्सन होगा। पाकिस्तान पिनल कोड कहता है भले कोई कंपनी, चाहे वो खुद को कंपनी बोले, पार्टनरशिप बोले, कोई एसोसिएशन बोले, रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, कोई ऑफेंस करता है वो ये प्ली रेज नहीं कर सकता कि चूंकि हम तो रजिस्टर्ड नहीं हैं, हमारा इदारा तो अनरजिस्टर्ड है, लिहाजा पर्सन के डिफिनीशन में नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसके ऊपर इसका इतलाक नहीं हो सकता। चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो, कोई ऑफेंस हुआ पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक होगा। इस गैप को फिल करने के लिए कह दिया गया भले उसकी रजिस्ट्रेशन हो या रजिस्ट्रेशन ना हो, कोई एसोसिएशन है, कोई कंपनी है या कोई बॉडी ऑफ पर्सन है, चाहे नेचुरल पर्सन है, ऑफेंस कमिट किया, आई मीन टू से पाकिस्तान पिनल कोड की खिलाफ वर्जी की है, सेक्शन 2 के मुताबिक पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक हो सकेगा। सर सेम टाइम पे जब ये बताया जा रहा है कि एवरी पर्सन, फिर जब हम थोड़ा रिसर्च करते हैं इसके बारे में तो पता चलता है कि कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी किया गया है। मतलब पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक किन के ऊपर होगा? कोई भी शख्स हो, चाहे वो कोई नेचुरल पर्सन हो, चाहे कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, भले वो आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, मैटर नहीं करेगा। लेकिन सर कुछ लोग इनके जुरिसडिक्शन में नहीं आएंगे, एक्सेप्शन में फॉल करेंगे। कुछ लोग हैं कि जो अगर कोई ऑफेंस कमिट भी कर लें, आई मीन टू से अगर कोई शख्स जो कि इन कैटेगरी में फॉल नहीं करता, वो अगर कोई पीपीसी की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको तो सज़ा दी जा सकेगी, उसके ऊपर तो पीपीसी का इतलाक होगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो जिसके ऊपर पीपीसी का इतलाक नहीं होगा, वो कौन कौन से लोग हैं? नंबर 1 हम इसको एक्सेप्शन में ले आते हैं कि ये लोग जो है इनके ऊपर पीपीसी का इतलाक नहीं होगा। नंबर 1, कोई जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। अब जनरल एक्सेप्शन से मुराद जो पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 2 है, वहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ लोग जो है उनके ऊपर पीपीसी का इतलाक नहीं होगा अगर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं। जनरल एक्सेप्शन में जैसे कोई पागल हो गया, कोई इंटॉक्सिकेंट हो गया, या जो पब्लिक सर्वेंट है, ये जो जजेस हैं, या जिनको या जो प्राइवेट डिफेंस में किया गया, जो एक आई मीन टू से एक लिस्ट दी हुई है कि इन लोगों के ऊपर
अगर ये लोग कोई जुर्म भी कर लें तो जुर्म काउंट नहीं होगा। जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो उनके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक नहीं होगा। सर दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट चाहे पुलिस वाला है या कोई और पब्लिक सर्वेंट है, वो अगर कोई काम करते हैं और अगर वो काम कोई ऑर्डिनरी शख्स करता तो जुर्म होता, लेकिन पब्लिक सर्वेंट को ये इम्यूनिटी हासिल है कि पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ उस काम के बाबत कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जो उसने गुड फेथ में अंडर ऑफिस कलर किया हो, तो उसके लिए उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं की जा सकती, वो उनको प्रोटेक्शन है। आई मीन टू से कोई पुलिस वाला है वो किसी को अरेस्ट करता है या कोई इस तरह अरेस्ट करते वक्त आई मीन टू से कोई मर्डर हो जाता है या किसी को अरेस्ट किया जाता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जो अदरवाइज़ कोई और शख्स करता तो ऑफेंस होता, लेकिन पुलिस वाले के लिए वो क्या होगा, अगर वो गुड फेथ में कर रहा है, अंडर ऑफिस कलर कर रहा है, तो वो पब्लिक सर्वेंट के डोमेन में आ रहा है, तो वो उनके खिलाफ पीपीसी का इतलाक नहीं होगा। ऑलमोस्ट स्टिट्यूट में लिखा होता है कि ये जो सिविल सर्वेंट है या ये जो पब्लिक सर्वेंट है इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की जाएगी, तो लिहाजा एक तरह की प्रोटेक्शन हासिल है। मॉडल टाउन का वाक़या आप लोगों के सामने है, आप उससे इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि उनको क्यों इम्यूनिटी हासिल है, तो उसके ऊपर क्यों उसके ऊपर क्यों पीपीसी का इतलाक नहीं होता, क्योंकि स्टिट्यूटरी प्रोटेक्शन दी गई है। चाहे जनरल एक्सेप्शन पीपीसी के चैप्टर 2 में बताई गई कि इनमें जो फॉल करेंगे उनके ऊपर पीपीसी का इतलाक नहीं होगा, और नंबर ऑफ अदर स्टिट्यूट में पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन दी गई है। इवन जो चैप्टर 2 है वहाँ भी पब्लिक सर्वेंट का जिक्र है। सर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो प्रेसिडेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो चाहे गवर्नर हो, हम इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। कब तक? जब तक ये प्रेसिडेंट हैं, जब तक ये गवर्नर हैं। और अगर कोई प्रोसीडिंग चल भी रही है और वो प्रेसिडेंट बन जाता है या गवर्नर बन जाता है तो उनको स्टॉप कर लिया जाएगा। वर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसी है कि नो क्रिमिनल और सिविल प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट व्हाटसोएवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक उसके ऊपर पीपीसी का इतलाक नहीं होगा। हाँ, जब टेन्योर ख़त्म हो जाए उसके बाद वो जो केसेस हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन उस टेन्योर में उसके ऊपर पीपीसी का इतलाक नहीं होगा। और जनरली पाकिस्तान में ऐसे ही लोग ही प्रेसिडेंट बनते हैं कि जिनके खिलाफ़ कोई ना कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उसे बचने के लिए वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो लिहाजा 5 साल की इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। सर प्रेसिडेंट चाहे अपना हो या कोई दूसरे मुल्क का सावरन हो, पॉलिटिकल सावरन किसी दूसरे मुल्क का, जो फॉरेन सावरन है यानी कि किसी दूसरे मुल्क का बादशाह है, कोई प्रेसिडेंट है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको इंटरनेशनल लॉ में कन्वेंशन है, प्रोटेक्शन हासिल है। ये दोनों तो आइन की बात हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इनको इम्यूनिटी हासिल है। इंटरनेशनल लॉ में फॉरेन सॉवरेन को, एम्बेसडर को इम्यूनिटी हासिल है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट पीपीसी का इतलाक नहीं होगा, चाहे वो फॉरेन सॉवरेन हो या एम्बेसडर हो आई मीन टू से एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर किसी भी फॉरेन सॉवरेन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके बिहाफ पे वो दूसरे मुल्क की एम्बेसी में काम कर रहा होता है। तो लिहाजा अगर एम्बेसडर है किसी दूसरे मुल्क का या कोई हाई कमिश्नर है तो उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक नहीं होगा, बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है। हम इसको अपने मुल्क में ट्रायल नहीं कर सकते, लाइबिलिटी उसकी एग्जिस्ट करती है, उसके मुल्क में हम उसके ख़िलाफ़ जो भी उसका कानून होगा उसके तरतीब में उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम किसी हाई कमिश्नर को या जो एम्बेसडर है उसके ख़िलाफ़ पीपीसी के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनको इम्यूनिटी हासिल है। सर एलियन एनिमी, द लास्ट वन, कि अगर जंग हो जाती है, कोई फ़ौजी है वो कोई ऐसा काम करता है जो अगर कोई आम शख्स करता तो जुर्म होता, मर्डर करता, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मार दिया है तो हम बोलेंगे आपने 302 कर लिया,
जंग में 302 का इतलाक फ़ौजियों के ऊपर नहीं है, उनको मार्शल लॉ के तहत ट्रीट किया जाएगा, उनको पीपीसी के तहत ट्रीट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई एलियन एनिमी जिनके खिलाफ जंग है वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो वॉर से हटके है, चोरी करता है, रेप करता है एक्सेट्रा, तब तो पीपीसी का इतलाक हो सकता है। लेकिन अगर वो वॉर के डोमेन में कोई टू से किसी को ज़ख्मी करता है, कोई मारता है, कोई प्रॉपर्टी कब्जा करता है, वार से रिलेटेड है, तो उसको पीपीसी के तहत नहीं ट्रायल किया जाएगा, मार्शल लॉ के तहत ट्रायल किया जाएगा। लेकिन अगर वो उससे हट के कोई जुर्म करता है, चोरी, डकैती एक्सेट्रा, देन उसके अगेंस्ट पीपीसी का इतलाक हो सकता है। तो सर दीज आर दी एक्सेप्शन जिसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक नहीं होगा। मतलब एवरी पर्सन, बाकी तो तमाम लोग आएंगे लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट पीपीसी का इतलाक नहीं होगा। सर जो सेकेंड वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट इज़ एनी पर्सन शेल बी, एवरी पर्सन लफ्ज़ लिखा हुआ है शेल बी। अब शेल बी अगर हम जूरिस्प्रूडेंशियली इसको देखें या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज़ मैंडेटरी प्रोविज़न, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। इसके खिलाफ इसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज करनी है। अगर साबित हो जाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत तो फिर पनिशमेंट इम्पोज करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है शेल। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ये इस्टेब्लिश हो जाए, प्रूव हो जाए बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, देन उसको पाकिस्तान पिनल कोड के तहत सज़ा देनी है। क्या चीज़ देनी है, किस चीज़ के लिए लायबल होगा? शेल बी लायबल टू पनिशमेंट। अब ये जो वर्ड है पनिशमेंट, इससे क्या मुराद है? पनिशमेंट पाकिस्तान पिनल कोड में डिफाइन नहीं है। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बताई गई 10 किस्म की कि कौन कौन से पनिशमेंट दी जा सकती है, लेकिन द वर्ड पनिशमेंट इज नॉट डिफाइन। अगर पर्सनल अप्रोच अप्लाई करके डिफाइन किया जाए तो इट कैन बी डिफाइन लाइक कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ द कैंसलेशन और टर्मिनेशन ऑफ वन और मोर फंडामेंटल राइट टेम्पोरेरीली और परमानेंटली। अगर किसी शख्स से कानून के ज़रिए उसका एक या एक से ज़्यादा बुनियादी हकूक़ छीन लिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, तो हम बोलेंगे उसको पनिशमेंट दे दी गई है, सेंटेंस इम्पोज की गई है। क्योंकि राइट टू लाइफ मेरा राइट है और अगर मुझे फांसी होती है, डेथ होती है, तो इसका मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत मुझसे ये राइट छीना जा रहा है, तो इट इज़ वन सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। देन फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी रखना मेरा राइट है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अगर मुझसे प्रॉपर्टी छीनी जा रही है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी? पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें पनिशमेंट डिफाइन तो नहीं है, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन टू से पनिशमेंट मेंशन एंड पीपीसी। कौन कौन से पनिशमेंट बताई हुई हैं कि जो जिसका इतलाक हो सकता है बंदे के ऊपर? तो देयर आर 10 टाइप ऑफ पनिशमेंट। सबसे पहले बताइए सर, दैट इज किसास। किसास इज बेसिकली लॉ ऑफ इक्विवेलेंट रिटेलिएशन पे बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल जस्टिस। ये बेसिकली है क्या? ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल जस्टिस है। रेसिप्रोकल, जैसे किया उसके साथ वैसे किया जाए, रेसिप्रोकल जस्टिस। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये कोड ऑफ ह्यूमराबी में बताई गई, कोड ऑफ ह्यूमराबी जो कि ऑलमोस्ट 1750 बीसी में की अगर हम बात करें, जो किंग ह्यूमराबी था जिसने अपने रियाया को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ कोड दिया था, कोड ऑफ ह्यूमराबी के नाम से। वहाँ पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट रिटेलिएशन, मयर फॉर मयर, मतलब एन आई फॉर एन आई, इन टूथ फॉर टूथ, एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि इस्लाम ने इसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया कुरान में कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसके साथ उस तरह किया जाए जिसको वो किसास का नाम देते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट रिटेलिएशन मतलब एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर टूथ, जो बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस करता है, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल जस्टिस पे बेस करता है, एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर टूथ। तो किसास कब दी जाएगी? किसास सेपरेट डिबेट है। ये पनिशमेंट किस तरह इम्पोज होगी? जब गवाह उस स्टैंडर्ड के होंगे और उस तरीके से ये प्रूव किया जाए तो देन किसास इम्पोज किया जाएगा। आई मीन टू से जैसे उसने किया है उसके साथ वैसे किया जाएगा। जो दूसरी सज़ा बताई है सर, दैट इज़ दियत। अब ये जो दियत है ये भी बेसिकली
इस्लामिक पनिशमेंट है और ये बेसिकली ब्लड मनी है, कंपनसेशन है। कंपनसेशन देखा जाए तो ये कंपनसेशन दी जाती है, कंपनसेटरी थ्योरी पे बेस करता है कंपनसेशन। अगर कोई शख्स मर जाता है या किसको मार दिया जाता है तो उसके लावाहिकीन को जो खून बहा दिया जाता है, कंपनसेटरी अमाउंट दी जाती है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में तो उसको कहा जाता है दियत। ये बेसिकली एक तरह से कंपनसेशन है, ये ब्लड मनी है, ब्लड मनी। इस्लामिक उसूलों पर मबनी कंपनसेटरी थ्योरी, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में भी कंपनसेटरी थ्योरी मौजूद है कि कंपनसेशन दी जाती है। तो इस्लाम भी कहता है खून बहा अगर वो माफ़ करते हैं, देयर आर सर्टन टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन इट, तो फिर ब्लड मनी दी जाती है। जो दियत की वैल्यू है सर, ये कितनी होगी? ये वैल्यू बाकायदा फिक्स की गई है इस्लाम में कि ये 30630 सिल्वर ऑफ ग्राम के बराबर होगी, जो हर साल फेडरल गवर्नमेंट इसका तयन करती है। और पाकिस्तान पिनल कोड में बाकायदा बताया हुआ है, सेक्शन 323 में बताया गया है कि इसकी वैल्यू किस तरह डिटरमिन होगी। तो 30630 सिल्वर ऑफ ग्राम के बराबर ये वैल्यू होगी, इससे कम नहीं होगी। सर अगर कोई हर्ट पहुंचाता है किसी शख्स को तो उसके लिए एक और इस्लामिक पनिशमेंट जिसको हम अर्श के नाम से जानते हैं, अर्श की भी वैल्यू फिक्स है विद रेफरेंस टू दियत। सर दियत किस चीज़ के लिए दी जाती है? डेथ के लिए दी जाती है। और अर्श जो है ये बेसिकली हर्ट के लिए इम्पोज की जाती है। इसकी जो वैल्यू, ये भी कंपनसेशन है, कितनी दी जाएगी, क्वांटम कितना होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ दियत के 10% ऑफ दियत या 20% ऑफ दियत या फुल दियत या 1/2, 1/3 एक्सेट्रा। कोर्ट डिटरमिन करेगा कि कितनी वैल्यू दी जाएगी। सर अगर कोई हर्ट है जो कि अगर कोई हर्ट है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो कोर्ट उस इंजरी को कंपनसेट करने के लिए वैल्यू का तयन करती है और ऐसे को कहा जाता है दमन। मतलब दियत की वैल्यू फिक्स है, अर्श की वैल्यू फिक्स है, लेकिन दमन की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कोर्ट डिटरमिन करती है। ये भी हर्ट के ही लिए है, लेकिन इसकी वैल्यू कोर्ट डिटरमिन करती है। सर जो अगली पनिशमेंट बताई है दैट इज़ ताज़ीर। ताज़ीर का मतलब हो गया डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट। कोर्ट विल डिटरमिन कि इसकी क्या सज़ा हो सकती है। आई मीन टू से जब कोई ऑफेंस होता है और वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक प्रूव नहीं होता, लेकिन ये साबित हो रहा है कि इसने किया हुआ है, तो फिर जज क्या करेगा, डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट देगा। और पाकिस्तान पिनल कोड में जा बजा लिखा हुआ है कि इट्स मे एक्सटेंड टू, पनिशमेंट मे एक्सटेंड टू इतना। तो वो जो एक्सटेंड टू का लफ्ज़ है, दिस इज बेसिकली अ डिस्क्रिशन गिवन टू द जज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो डिटरमिन करेगा कि इसकी कितनी सज़ा होनी चाहिए। ये जो मे एक्सटेंड का लफ्ज़ यूज़ होता है पीपीसी में, दिस इज़ बेसिकली अ डिस्क्रिशन गिवन टू द मजिस्ट्रेट। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट। सर इसके अलावा डेथ पनिशमेंट भी बताई गई है कि डेथ भी क्या है, ये भी एक पनिशमेंट है। सर डेथ एज अ किसास भी दी जा सकती है और डेथ एज अ तज़ीर भी दी जा सकती है। ये एक सेपरेट डिबेट है, इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद है। डेथ के हवाले से अगर देखा जाए, बड़ी स्वेयर डेफिनेटली पनिशमेंट है। इन पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, तो हम जनरली इसको इम्पोज कर भी नहीं सकते, लेकिन बहरहाल ये पनिशमेंट मौजूद है। कहीं कहीं पर इसको इम्पोज भी कर दिया जाता है अगर कोई इस तरह का ऑफेंडर है, तो अदरवाइज़ जनरली डेथ जो पनिशमेंट है वो हम इम्पोज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ए इंटरनेशनल कन्वेंशन। पाकिस्तान इज़ द पार्टी ऑफ ऑल सच लाइक इंटरनेशनल कन्वेंशन। जनरली हीनियस ऑफेंसेस के लिए, रेप के लिए, मर्डर के लिए, हाईजैकिंग के लिए, डकैती के लिए डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ जिसको हम उर्दू में कहते हैं उम्र कैद।
उम्र कैद कितनी हो सकती है? सेक्शन 57 बताता है कि ये जो उम्र कैद है इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टोटल 25 साल, यानी कि 25 साल की सज़ा को कहा गया उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि कहा गया कि जो 25 साल से कम हो, इम्प्रिजनमेंट। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट है इसके बारे में कहा गया कि अगर कैद दी जाती है तो ये दो तरीके से हो सकती है। या तो ये सिंपल होगी, मतलब जाओ जेल में रहो, दाल खाओ, या आपसे काम लिया जाएगा रेगोरियस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कैद बामुशक्कत भी हो सकती है। द 9th वन इज़ फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन इज़ फाइन, कि सरकार आप पे कोई जुर्माना इम्पोज करती है कि इतना पैसा आप जमा करें। तो दीज आर बेसिकली व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 पनिशमेंट है, 10 टाइप्स बताई गई हैं कि जज उस पर्सन के ऊपर इम्पोज कर सकता है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड की खिलाफ वर्जी करता है। सर नेक्स्ट वर्ड जो यूज़ हुआ है कहता है नॉट अदरवाइज। नॉट अदरवाइज का मतलब क्या हुआ कि ये भी बेसिकली क्या है? रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ लॉ है कि अगर शख्स ने कोई पीपीसी की वायलेशन नहीं की है तो फिर पीपीसी का इतलाक उसके ऊपर नहीं होगा, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। आई मीन टू से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कोई चीज़ साबित नहीं हुई तो बंदा बरी ज़िम्मा होगा, उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज नहीं की जाएगी। मतलब पीपीसी का इतलाक तब होगा कि जब वो पीपीसी की वायलेशन करेगा, अदरवाइज़ किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी। सज़ा किसकी दी जाएगी? किसी एक्ट और ओमिशन की। यहाँ लिखा हुआ है एवरी एक्ट, वंस अगेन एवरी एक्ट और ओमिशन, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1 एक्ट। एक्ट का मतलब क्या हुआ कि डूइंग ऑफ एनीथिंग, कोई बंदा कुछ काम करता है, कुछ एक्शन है, कुछ एक्सटर्नल बिहेवियर है, तो उस एक्शन की अगर पीपीसी कहता है कि ऐसा करना जुर्म है, मतलब ये फॉरबिडन है, अगर कोई इसको करेगा तो वो सज़ा का मुर्तकिब होगा, फॉरबिडन एक्ट है। एंड ओमिशन का मतलब क्या हुआ? फेलियर ऑफ ड्यूटी, मतलब अगर कोई शख्स कानूनी तौर पर पाबंद है किसी काम करने का लेकिन वो नहीं करता तो इट विल बी काउंटेड एज व्हाट? फेलियर ऑफ ड्यूटी, और समटाइम वी कॉल इट इलीगल ओमिशन। तो पीपीसी कहता है कि हर उस शख्स को इनमें से कोई भी 1 2 या इससे ज़्यादा सज़ाएं दी जा सकती है अगर वो कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है जो पीपीसी में मना है। अदरवाइज, नॉट अदरवाइज, किसी एक्ट के लिए या किसी ओमिशन के लिए वो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर कहा कि ये कहाँ पर जो ऑफेंस कमिट हो जाए, कहा विद इन पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान। अब ये जो वर्ड है पाकिस्तान, इससे क्या मुराद है? पाकिस्तान के टेरिटरी की बात हो रही है। अब पाकिस्तान की टेरिटरी कहाँ पे बताई हुई है? डेफिनेटली हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे कि टेरिटरी से क्या मुराद है। तो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बताता है कि टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है, कौन कौन से टेरिटरी पाकिस्तान के टेरिटरीज में आएंगी, और उस टेरिटरीज के ऊपर कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी मुल्क का शहरी हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कौन सी अथॉरिटी उसके पास क्यों ना हो, उसकी ट्राइबल स्टेटस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं देखा जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कहते हैं एवरी पर्सन, कोई भी शख्स, चाहे वो फॉरेनर हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, वो अगर पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड में जिनसे मना किया है वो करता है, या जो करने का कहा हुआ है उसको नहीं करता, तो उसके ऊपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनमें से
एक या एक से ज़्यादा सज़ाएँ इम्पोज़ की जा सकती है। और ये जो सज़ाएँ हैं सर, जितनी भी सज़ाएँ बताई गई हैं, ये जो पनिशमेंट है, ये कौन इम्पोज़ करेगा? ये अथॉरिटी किसके पास है? क्या कोई इंडिविजुअल इसको इम्पोज़ कर सकता है? तो इसके बारे में पेशावर कोर्ट का फ़ैसला जो कि 1951 में PLD 1951 सर कौन इम्पोज कर सकता है ये पनिशमेंट? जिसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला PLD 1951 क्राउन मोहम्मद ज़मान वर्सेस क्राउन एक केस होता है, मोहम्मद ज़मान वर्सेस क्राउन। सर अभी तक क्राउन 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और ये केस है 1951 में। अभी तक हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? क्राउन की। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक हमारा अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, हमने 1935 का एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशन माना हुआ था। तो लिहाजा अभी तक हम क्राउन के आई मीन टू से ताज बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत इम्प्लाइडली लीगली थे। तो दैट्स वाई क्राउन मोहम्मद ज़मान वर्सेस क्राउन एक केस फाइल होता है कि जिसमें ये फैसला होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये इम्पोज की ड्यूटी किसके पास है? स्टेट के पास है। क्योंकि पेशावर में कुछ लोगों ने एक कपल को अरेस्ट किया हुआ था कि ये कपल एक ऐसी लाइफ इमोरल लाइफ गुजार रही है, लिहाजा रिलीजियस की खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पनिशमेंट दे रहे हैं। उनको गधे पे सवार करके इसको बाज़ार में फिरा रहे थे। तो कोर्ट ने फैसला किया कि ये जो पनिशमेंट है, इस्लाम किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो खुद से पनिशमेंट इम्पोज करे, ये स्टेट के पास इसका हक है। तो लिहाजा ये पनिशमेंट कौन इम्पोज कर सकता है? स्टेट। और स्टेट कैसे इम्पोज करेगी? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत मतलब एक तरीक़ाकार बताया गया है जिसके ज़रिए ये पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। तो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 2 कहता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर अगर कोई भी शख्स कोई ऐसा काम करता है जो मना किया गया है या कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिसका ऑर्डर हुआ है, तो जो जुडिशरी है, जो मैजिस्ट्रेट है, जो सेशन है या जो लोग इस जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जिनको इख्तियार दिया गया है, वो इन सज़ाओं में से कोई एक या एक से ज़्यादा सज़ाएँ इम्पोज कर सकते हैं। इन सज़ाओं के अलावा कोई और सज़ा भी इम्पोज नहीं की जा सकती और किसी शख्स को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। हाँ, सज़ा दी जाएगी अगर उसने कोई एक्ट ओमिशन किया है, आई मीन टू से PPC की वायलेशन की है। तो सर अब तक के लिए इतना ही सर। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।